चलिए जी, पहला क्वेश्चन जो टेस्ट में आया था एनपीओ का जो टेस्ट हुआ था वो डिस्कस कर रहे हैं पहले। नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाला एनपीओ आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जिनको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी का मतलब यही है कि हमने कितने ट्रांजैक्शन करी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए। जो रिकरिंग नेचर की होती है ना वो एक्टिविटी हुई, जैसे एसेटिक एक्टिविटी नहीं, वो पोजीशन। सेल्स एक्टिविटी, एक्सपेंस परचेज एक्टिविटी, तो इनकम एक्सपेंडिचर की बात हो गई यहाँ पर। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मतलब कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये तीन आंसर हो गए जी हमारे। हाँ जी, 5 तो हो गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट आ गई। दूसरा क्वेश्चन था ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एनपीओ आर रिपोर्टेड ऑन इट्स स्टेटमेंट ऑफ। तो कौन सी स्टेटमेंट बनती है जिसके लिए क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन था इनकम पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट करीब 10 साल पहले कोर्स में था। इसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते हैं बस। ग्रेजुएशन में भी नहीं है आपके, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है। बीकॉम से भी हट गया और 12th से भी हट गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ एक चैप्टर और भी था, फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसमें जैसे हम कैश फ्लो में कैश के चेंजेस लिखते हैं, उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस लिखते हैं। वो तो कोर्स में ही नहीं हो तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो सही होगा। तो एसेट और लायबिलिटी बताइए जी। इनकम स्टेटमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट एंड लायबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता तो इनकम पोजीशन। तीसरा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस पे बेस्ड होता है? कैश बेस या अक्रूवल बेसिस? कैश बेस। अक्रूवल बेस, अक्रूवल। एक बोल रहे हैं, बच्चे बोल देते हैं सारे रिसीट और पेमेंट होता है कैश बेस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है कैश बेस पर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है अक्रूवल बेसिस। The balance sheet of a NPO, such as charitable hospital, does not contain the। बैलेंस शीट में क्या चीज नहीं होती? सर एसेट्स ऑप्शन, पहले ऑप्शन एसेट, एसेट तो होता है। यस। डेट्स मतलब कि लायबिलिटी होती है। यस। बिल्डिंग ये भी होती है। ओनर्स इक्विटी नहीं होता, कैपिटल फंड नाम से होता। ये ओनर्स इक्विटी से अलग है क्योंकि इसमें हम काफी चीजें ऐड ऑन करते हैं। तो जनरल डोनेशन है वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाती है। ओनर्स इक्विटी क्या होता है? ओनर्स इक्विटी प्रोप्राइटर्स कैपिटल। नेक्स्ट, which is a fixed annual payment and usually continue only during the lifetime of the named beneficiary। तो जी एन्युटी जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है एनुअल पेमेंट। एन्युटी वर्ड का मतलब ही होता है एनुअल पेमेंट। बाकी आपको सॉल्यूशन वगैरह भी मिल गए थे कि एग्जैक्ट आंसर क्यों है, कुछ अलग आंसर है तो क्यों, उसका रीजन क्या है। Which of the following statement is false regarding receipt and payment account? कौन सा false है जी बताना। पहला ऑप्शन है कि ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिना फर्क करे, चाहे करंट ईयर हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सही बात है। नहीं ये तो ट्रू है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ईयर देखा ही नहीं जाता। आपने भी देखा इसमें अकाउंट में लिखा होता है सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी, नेक्स्ट ईयर का भी। 3 साल पुरानी सैलरी पे करिए तो भी रिसीट पेमेंट में आएगी। नेक्स्ट ईयर की सैलरी पे करिए तो भी रिसीट पेमेंट अकाउंट में आएगी। वो कैश बेस देखता, ईयर नहीं देखता। एसेट अकाउंट, एसेट्स आती है कि नहीं आती? तो सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं, इसलिए वो एसेट अकाउंट है। गिव फेयर आइडिया ऑफ अर्न्ड पोजीशन, काफी हद तक ये आइडिया दे देता है कि हमने क्या अर्न करा, कितना कितना पैसा आया। और एक है जी बेस्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्रूवल बेस पर नहीं, कैश बेस पे बेस्ड होता। अगला क्वेश्चन था जी ऑन व्हाट बेसिस
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, Cash. तो इसका आंसर कैश बेसिस है। नेक्स्ट, all revenues and expenses of a NPO are reported on its statement of, तो ये बताया था स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज क्या हुआ कि हम कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्टिविटीज में इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ, एसेट लायबिलिटी कोई एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी 5 लाख रुपए हमें एज अ डोनेशन मिले, लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई है कि उस पैसे को एज अ एफडी आपको इन्वेस्ट करना और उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हमें यूज करना है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने में, जो कि बढ़िया स्टूडेंट है। तो किसका एग्जांपल है? प्राइस ऑडिट का। एंडोमेंट फंड एक सिखाया गया था आपको एक टर्म चैप्टर के टाइम। एंडोमेंट फंड कौन सा फंड होता है कि जिसमें पैसा देने वाला हमें क्या करता है, हमें इकट्ठे पैसे यूज करने के लिए नहीं देता। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो मैंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी मेरे रेंट पे चढ़ी हुई है, तो मैंने क्या बोला टेनेंट को कि मैं रेंट इस मुझे ना दे करके इसको दे दो, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी नहीं दी, एक मंथली इनकम का सोर्स दे दी। तो किसी एनजीओ को मैं पैसा डोनेट करूं, वो पैसा खर्च हो जाएगा, एक ना खत्म हो जाएगा, एक ना, तो मैंने क्या कंडीशन कर दी कि मैं पैसा डोनेशन दे रहा हूं, लेकिन इस पैसे की एफडी करोगे आप और उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही यूज कर सकते हो, तो फॉरएवर इनकम बन गई उस एनजीओ। एंडोमेंट फंड बताया था, एलआईसी की पॉलिसी भी आती है एंडोमेंट पॉलिसी, इसमें मैच्योरिटी पर पैसा हमें लमसम में नहीं मिलता, पेंशन बन जाती है। सर इसमें वो भी है लेगेसी की है, उसमें तो लिखा हुआ था कि एक साथ वो मतलब उसमें लिखा था ना विल में 5 देखो लेगेसी के लिए एक वर्ड बहुत जरूरी है, विल। लेगेसी वही पैसा होता है कि पर्सन ना अपनी विल में छोड़ के जाता कि वो मेरे बाद मेरी ये प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान हो जाएगी, वो वाला पैसा होता है लेगेसी। इसमें ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, साफ साफ में लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपए डोनेशन मिल गया, कहाँ लिखा हुआ है विल? एक क्वेश्चन कैश फ्लो का आ गया इसके अंदर गलती से। द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट मे बी प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इन अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ the sale of old newspaper is generally considered as Income. revenue income है हमारी, एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल रिसीट तो लायबिलिटी होती है वो नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होता है वो नहीं है, पानी स्टोर बेचा तो वो इनकम। रेंट का एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे, एसेट बोलेंगे? एसेट बोलेंगे सर, प्रीपेड रेंट ही तो है, एसेट ही तो हुआ। जनरल डोनेशन इज क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करी जाती है जनरल डोनेशन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम होती है। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, जनरल डोनेशन इज डेबिटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसीट आती है, जितना पैसा मिला डोनेशन का पैसा मिलता, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट, मिस्टर श्यामलाल ने अपनी विल में लिखा हुआ, विल वर्ड पढ़ते ही हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? Legacy. अपनी विल में लिखा हुआ है कि इसकी प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद एनपीओ को ट्रांसफर कर दी जाए, और डेथ के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो किस हेडिंग में आएगी? तो ये लेगेसी के नाम से आएगी। आगे लिखा है जी, एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर ऑफ एनपीओ इज कंसीडर्ड एज, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो बताइए वो इनकम है कि लायबिलिटी है कि एसेट? लायबिलिटी। लायबिलिटी है, लिखते हैं इसको लायबिलिटी में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का नाम। Last question. The amount or property received by NPO as stated by the will of a deceased person. तो क्या नाम होगी? Legacy. सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। कई बच्चों का मैसेज आया कि सर क्वेश्चन कुछ गलत हैं, या डाउट आया कि सर ये टर्म पहली बार सुनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई न्यू टर्म से न्यू या कोई क्वेश्चन गलत है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन पूरी होते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम लेते हैं,
लेकिन बिल्कुल इजी नहीं आते, थोड़े से ट्रिकी आते हैं वो। उसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी हर चैप्टर की। प्रैक्टिस करते रहेंगे इस बहाने से, टेस्ट को सीरियसली लें, लाइट ना लें। टेस्ट सीरीज 4 स्टार्ट करना है जी।